नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास हम करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो कि DSSB के पिछले सालों के प्रश्न पत्रों की जो हमने सीरीज चलाई हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या हम 11 से शुरू करेंगे, क्योंकि 10 प्रश्नों को हम व्याख्या सहित कर चुके हैं। व्याख्या सहित प्रश्नों का करने का उद्देश्य इतना है कि एक प्रश्न जब आप के सामने जब उसकी व्याख्या हम करेंगे, बार बार वही तथ्य आपके सामने आएंगे तो आपको कंटेस्ट हो जाएंगे, यानी कि याद हो जाएंगे। तो बार बार रिवीजन से ही आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो जितने भी बच्चे टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11। शुष्क शब्द का विलोम क्या होगा? तो शुष्क शब्द का विलोम पूछा हुआ है इसमें। इनमें से शुष्क शब्द का विलोम हो जाएगा आर्द्र। तो एक बात यहाँ पर विलोम शब्दों में पहचानने की आप लोगों को एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। हमेशा तत्सम शब्दों का जब हम विलोम देखेंगे तो हमेशा तत्सम शब्द ही होगा उसका विलोम। अगर तद्भव शब्द का विलोम पूछा हुआ है तो उसका जो विलोम होगा तो तद्भव शब्द ही होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो शुष्क शब्द का अर्थ क्या होता है? सूखा। तो इसका जो विलोम होगा उसका अगर गीला लिखा हो ऑप्शन में, सीलन, सीलन तो लिखा ही हुआ है, इसका भी मतलब होता है गीला। तो हम इसका सीलन आंसर न लगाकर आर्द्र लगाएंगे। आर्द्र का मतलब भी होता है गीला। तो इसका चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर शुष्क शब्द के बजाय यहाँ पर सूखा शब्द लिखा होता, वो सूखा शब्द हो जाता हमारा तद्भव शब्द। तो तद्भव का जब हम विलोम करेंगे तो हमारा तद्भव ही शब्द विलोम में आएगा। अगर शुष्क की जगह सूखा लिखा होगा तो आपको आंसर क्या लगाना? आपको सीलन आंसर लगाना है। ये तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान रखता है विलोम शब्दों को पहचानते हुए। पढ़ते हैं आगे। शुष्क का अर्थ सूखा होता है, जबकि आर्द्र का अर्थ होता है गीला। ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। वह दौड़ता फिरता है। वाक्य में दौड़ना क्रिया है। कौन सी क्रिया है वाक्य में? दौड़ना। तो इसका जो हमारा सही आंसर क्या? हमारा आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। वह दौड़ता फिरता है। वाक्य में दौड़ना क्या है? दौड़ना एक अकर्मक क्रिया है, आपको ध्यान रखना है। जिस क्रिया पर फल कर्ता पर ही पड़ता हो वह क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक। जो कि दौड़ता फिरता है, वह क्या करता फिरता? दौड़ता। जो ये दौड़ता फिरता है इसका फल किस पर पड़ा है? कर्ता पर। तो क्या हो जाएगा इसमें? हमारी अकर्मक क्रिया। जैसे सीमा हंसती है, तो सीमा पर प्रभाव पड़ रहा है ना हंसने का। तो कौन हंसती है? सीमा। तो अगर कर्ता पर अगर प्रभाव पड़ता है तो हमारी क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा रो रहा है, तो जो रोने का प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? कौन रो रहा है? बच्चा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम? सकर्मक क्रिया। जैसे कि रीमा ने सेब खाया। रीमा ने क्या खाया? सेब। अगर ये खाना है तो क्या खाया गया? सेब। ये क्या है हमारा? ये हमारा कर्म है सेब। और रीमा क्या है? रीमा हमारे कर्ता है। तो अगर कर्म पर प्रभाव पड़े तो कौन सा क्रिया हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। और मोहन पानी पी रहा है। पानी पी रहा है, क्या पिया जा रहा है? पानी। कौन पी रहा है? मोहन। तो पीना का जो ये क्रिया होगी, क्रिया का जो प्रभाव है किस पर पड़ रहा है अधिक? पानी पर। तो जिस पर जब कर्म पर प्रभाव पड़े तो हमारी सकर्मक क्रिया, और कर्ता पर प्रभाव पड़े तो कौन सी हो जाती है? हमारी अकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं आगे। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ प्रेरणा तक क्रिया होती है। जैसे बोलना, बोलवाना, पढ़ना, पढ़वाना, खाना, खिलवाना। इस प्रकार से अगर आप लोगों को शब्द दिखाई दे, पता चले, वाक्य का भाव भी समझना होगा आप लोगों को वहाँ पर। जिस सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। जैसे द्विकर्म, दो कर्म है यहाँ पर। द्विकर्म हो उसमें
कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म दिखाई दे, यानी शिक्षक ने विद्यार्थी को एक कर्म हो गया हमारा विद्यार्थी, एक कर्म हो गया हमारा पुस्तक। किसको पुस्तक दी? विद्यार्थी को पुस्तक दी। किन्होंने? शिक्षक ने। तो यहाँ पर हमें दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सी हो जाएगी हमारी सकर्म, जो हमारी हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। इस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों पुस्तक और विद्यार्थी पर पड़ता है, इसलिए इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। ये आपको पता ही होगा। बढ़ते हैं आगे। मैं गया था और मेरा भाई यही रहा। वाक्य में समुच्चय बोधक पद कौन सा है? मैं गया था और मेरा भाई यहीं रहा। इस वाक्य में समुच्चय बोधक पद कौन सा है? इस वाक्य में समुच्चय बोधक पद जो पद है वो है और, जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है आपस में, तो वो कौन से होते हैं? हमारे समुच्चय बोधक पद। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। समुच्चय बोधक दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने या संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जिस शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जहाँ पर तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहते हैं। जैसे हम ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, कोई भी किसी भी शब्द को जब हम जोड़ते हैं दो शब्दों को, तो हम बीच में ऐसे योजक चिन्ह लगा देते हैं, तो उसको भी हम समुच्चय बोधक में गिनेंगे। कुछ शब्द जब भेद प्रकट करते हैं तब भी शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं। इसे अव्यय का एक भाग माना जाता है। इसी वजह से इसे समुच्चय बोधक अव्यय भी कहा जाता है। जैसे और, यथा, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे आदि। जो ये शब्द है ये भी हमारे समुच्चय बोधक अवयव कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोगों को समझना होगा, तो राम ने खाना खाया, इसमें समुच्चय बोधक क्या है? और सो गया। दो वाक्य जोड़े गए हैं, सो गया, राम ने खाना खाया और सो गया, तो दो वाक्य आपस में जोड़ दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा? और इसमें समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, तो लेकिन इसमें समुच्चय बोधक है। अगर तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता। यहाँ पर अगर हो जाएगा। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं नहीं हुई, तो ये फिर भी समुच्चय बोधक हो जाएगा। मुझे टेप रिकॉर्ड घड़ी चाहिए। ये दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? या समुच्चय बोधक शब्द हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द पहचानिए। इनमें से हमने भाववाचक संज्ञा शब्द पहचानने हैं, तो इनमें भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कौमार्य। जो शब्द है भाववाचक हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा आदि का ज्ञान होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान आदि। उसके बाद जब हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, कवि शब्द का बहुवचन अभिक्तिक होता है। मतलब कवि वचन का बहुवचन क्या कहते हैं, क्या होता है? तो कवि शब्द का बहुवचन का नहीं, कवि शब्द का बहुवचन जो होता है वो कवि ही होता है। जैसे कि इसमें कोई उदाहरण देने की बात नहीं है। जैसे कि ये हम बोल देते हैं बहुत सारे कवि आ रहे हैं, तो बहुत सारे कवि आ रहे, कवियों नहीं बोलेंगे हम, कवि को कवि ही बोलेंगे। अगर बहुवचन में बोलते हैं तो कवि ही रहेगा। बहुत सारे कवि, कई कवि, इस तरह कवि का जो शब्द रहेगा तो कवि ही रहेगा।
मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में किस काल, यह वाक्य किस काल का है? तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ जो यह वाक्य है ये किस काल का है? काल पूछा हुआ है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। जो ये वाक्य है ये अपूर्ण वर्तमान का वाक्य दिया गया है। तो वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? एक सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। जो ये वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, इनमें जो अपूर्ण वर्तमान काल का जो ये उदाहरण है क्या दिया गया है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन अभी पूरा कार्य हुआ नहीं है, गया नहीं है, जा रहा है। जहाँ पर कंटिन्यू आपको दिखाई दे। बढ़ते हैं आगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका जो है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? इसमें अशुद्ध शब्द बताना है कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा संसारिक। संसारिक के बजाय जो हमारा शुद्ध शब्द होता है सांसारिक होता है, इस तरह लिखा होना चाहिए। सांसारिक शब्द का अर्थ होता है संसार, संबंधी और लौकिक। और यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से किया गया है। वही महत्व में जो तय लिखा होता है ये 2 तय आते हैं आधे आधे, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। बुद्धिमती शब्द में प्रत्यय है, तो बुद्धिमती शब्द में प्रत्यय क्या दिया गया है? तो बुद्धि प्लस में मति। जो हमारा जो मति शब्द है ये प्रत्यय है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना है कि छोटी ई है या बड़ी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से जिस वर्ण वर्ग में सभी स्वर दीर्घ है उसे चुनिए। जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ है मतलब बड़ी मात्रा वाले है उसे चुनिए। तो इसमें आप लोगों को पता ही होगा, दिखाई दे ही रहा है सामने। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आ, बड़ा ई और ओ, बड़ी ई और बड़ा ओ। ये जो शब्द है ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो हर्षव स्वर होते हैं तो सबसे कम समय लगता है इनको बोलने में। दीर्घ स्वर में हर्षव स्वर से दुगुना समय लगता है और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी दुगुना समय लगता है। तो इस प्रकार से तीनों स्वरों को हम देख लेते हैं, इनकी परिभाषाओं को। अगर परीक्षा में परिभाषा पूछ ली जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्षव स्वर कहते हैं। हर्षव स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से? ए, ई, ओ और ई। इनको हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं भाई। दीर्घ स्वर वे होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्षव स्वर के 2 गुना समय लगते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, कौन कौन से? आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ और औ। जो ये 7 होते हैं ये कौन से होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर। इसके बाद आते हैं हमारे प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह एस, जैसे एस की तरह इस तरह से बना हुआ मिलेगा आपको। जैसे ये जो आप लोगों को उदाहरण दिखाई दे रहे होंगे, जैसे सुनो लिखकर फिर 2 ऐसे कर दिए, 2 जो प्लुत स्वर के चिन्ह लगा दिए गए हैं, इसको हम बोलेंगे सुनो। थोड़ा सी लंबी साउंड निकलेगी हमारे मुख से। तो उसके बाद जो है राम को हम ऐसे बोलेंगे राम। तो इस तरह जो ये साइन लगे हुए हैं ये प्लुत स्वर के हैं। ओम ऐसे करके हम जब बोल देंगे तो ये हमारे प्लुत स्वर के साइन होंगे। तो इनको बोलने में हर्षव स्वर से 3 गुना समय लगता है। इस प्रकार से और प्रश्नों के साथ हम DSSB में पूछे गए प्रश्नों के साथ
आपके सामने अपनी क्लास को लेकर के आएंगे। और इसी तरह DSSB की नॉन टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की हमारी तैयारी हिंदी विषय की चली हुई है। टीचिंग संबंधित तो हम केवल साहित्य को पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, और नॉन टीचिंग में केवल जर्नल हिंदी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो दोनों तरह के बच्चे चाहे टीचिंग की तैयारी कर रहे हो या नॉन टीचिंग की, DSSB में 20 नंबर की जो जर्नल हिंदी है या हिंदी व्याकरण है हमेशा पूछी जाती है, और इन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है। आप लोग विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्न उत्तरों को करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको परीक्षा में। तो हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ने के लिए आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।